तो दोस्तों, हम लोगों की सबसे ज्यादा इसमें समस्या होने वाली है कि आरटीजेसीओ में जनरल नॉलेज कितना पूछा जाएगा। आखिर जनरल नॉलेज में क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो आज उन सब के लिए एक छोटा सा पार्ट है कि जनरल नॉलेज में हम क्या पढ़ सकते हैं जो अधिकतर पूछा गया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे जनरल नॉलेज तो उसकी जो मात्रा है वो अथाह है। जितना ही जान जाओ, आईएएस लेवल का, किसी टीचर लेवल का जो एग्जाम होता है उसके लिए, या अन्य सभी जो लिखित एग्जाम होते हैं, लिखित परीक्षाएं जो होती हैं, उन सब में किस किस टाइप से जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं। हमारे आरटीजीएसओ 30 मिनट का तो एग्जाम है, और उतनी देर में हमसे कोई 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस जनरल नॉलेज के। ठीक है, कि सामान्यतः इस व्यक्ति को कितना समझ आता है, मतलब ये कुछ इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर अपडेट कैसे रहेगा, है ना। तो जनरल नॉलेज का मेन तो काम यही होता है कि भाई व्यक्ति जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हुआ है, उन सब चीजों से अपडेट रहे, क्योंकि कहीं भी अ, लोगों के बीच में बोलने में वो सब चीजें, पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कोई युद्ध हुआ, उस समय हम किस तरीके से जीते। और जो राज्य ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से वह जीता, या उस युद्ध में, उन युद्धों में उन्होंने किन तरीकों का इस्तेमाल किया, ये सब भी जानना थोड़ा सा आवश्यक है। और हमारे साथ किस प्रकार की घटनाएं किस नेता की वजह से घटी। तो ये सब जानने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है कि जो भारतीय भौगोलिक चीजें हैं, है ना, उसके बारे में जरूर हमें जानना चाहिए कि भारत का जो भूगोल है उसमें कौन सी नदी कहाँ पर है। थोड़ा बहुत मेन मेन जो नदियां हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो भारत की वास्तविक संस्कृति है, वो सभ्यता है, वो किस तरीके से डेवलप हुई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये दोनों एक ही चीज है, वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सिर्फ उसे आपने ध्यान देना है कि भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व के सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र हो, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। ये तो एक सामान्य बात है, ये जो है ना, ये आपको ये याद करने के लिए नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक दिशा निर्देशन के लिए। जितना कुछ इसमें इस स्लाइड में, आज की क्लास में जो कुछ भी है, ये सिर्फ दिशा निर्देश है, किसी चीज का उत्तर नहीं लिखा है मैंने कि जनरल नॉलेज में आप किस तरीके की चीजें पढ़ें, या एक क्राइटेरिया बनाइए कि आज जो भी कुछ है वो आप जरूर एक जगह लिख लीजिए कि इन इनके बारे में नेट पर आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो जब आप अपनी तरीके से पढ़ें और उसको 2 या 3 लाइनों में लिख लें, कुछ विचार हैं कोई घटी घटनाओं के बारे में आप कैसा सोचते हैं, किसी नेता के बारे में आप कैसा सोचते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। परंतु बोलने का तरीका और जो बिंदु हैं जो आपने याद करने हैं, जिस क्राइटेरिया में आपको पढ़ना है, हम सिर्फ आज उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा कि आप भारतीय संस्कृति के बारे में कैसा सोचते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं, या इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि यह एक अ, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें सभी धर्म सद्भावना के साथ यहाँ पर रहते हैं। कोई जो धार्मिक जो मुद्दे हैं, वो किसी न किसी के द्वारा अचानक से भड़काए हुए हैं। क्योंकि हमने तो जो आज़ादी के बाद जो हमारा डिवाइडेशन हुआ, जो हम लोग अलग हुए, वो धार्मिक आधार पर एक नया देश तो बन गया, परंतु उस धर्म के बहुत सारे लोग यहीं रह गए। ठीक है, या इसके अलावा भी जब भी कोई हमारे वहाँ कोई त्योहार होता है, उसमें हम लोग तो ये नहीं मनाते हैं कि भाई ये ना आए इस त्योहार में, ये सम्मिलित ना हो, हम तो उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं जो आपने समझनी है। मतलब आप अपनी तरीके से 4-5 लाइनों का एक वो बनाइए कि भारतीय संस्कृति पर आप कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई हिंदू है, जो पंडित जी हैं, वो कैसे बोलेंगे, और जो मौलवी हैं वो कैसे बोलेंगे, और जो पादरी या जो ग्रंथी जी हैं वो कैसे बोलेंगे। तो उन सब अपने अपने धर्म को थोड़ा सा ऊपर रख करके, बहुत अधिक नहीं, बस हल्का सा, उस जिस ग्रंथ से आप हैं, जो मतलब जिस पद के लिए आप चयनित हुए हैं, उस पद के लिए आप अपने धर्म को भी सभी के समान
और एक मतलब सभी को बराबर मान्यता देते हुए, सभी को बराबर सम्मान देते हुए अपने धर्म का व्याख्यान कीजिए, है ना, व्याख्यान दीजिए कि हम इस तरीके से इस भारत देश को देखते हैं। ठीक है। और भारत देश की जो बड़ाई है वो आप जैसे जो भी कुछ आप सामान्य रूप से जानेंगे कि भारत देश की विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं, तो आप गूगल पे मिल जाएगा, उसको लिख लीजिए। सभी लोग अलग अलग बोलेंगे, इसलिए मैंने वहां पर कुछ ज्यादा कोई उत्तर नहीं रखा है, सिर्फ इतने की ही बात कर रहा हूँ। दूसरा है, जो मुद्दा है जिसके बारे में अधिकतर पूछा जाता है वो है भारत के जो केंद्र जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, ऊपर से नीचे, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति का चयन कौन करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है, विधायक का चयन किस प्रकार से होता है ना, और सांसद का चयन किस प्रकार से होता है, सांसद कहाँ बैठते हैं, विधायक कहाँ बैठते हैं, मंत्रिमंडल की जो श्रेणी है वो किस प्रकार से है। तो ये एक ये भी एक आपके उदाहरण के रूप में कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीजें उठा करके समझनी है मंत्रियों के बारे में, उनकी श्रेणियां, जो रैंक, जो मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं जो रैंक के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में है। आरोही माने चढ़ना होता है, अवरोही माने नीचे की ओर उतरना। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट के सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं। फिर राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, यानी कि उनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, जैसे कनिष्ठ मंत्री या कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट ये नहीं करते। ठीक है। आगे, जो राज्य मंत्री होते हैं, कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। तो इस प्रकार से मंत्रियों की श्रेणी है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है मुख्य रूप से कि नरेंद्र मोदी किन चीजों के मतलब उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। ठीक है, तो उनके पास है जैसे कार्मिक मंत्रालय है, ठीक है, और जो पेंशन मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास है। सहायता समूह और योजनाओं का जो प्रचार है वो भी उनके अंतर्गत आता है। परीक्षा इत्यादि जो भी कुछ है, ठीक है, उनका मंत्रालय है। और जितने भी और जो जो जैसे सभी नेताओं का पढ़ेंगे तो उनके साथ साथ आपको मिल जाएगा कि वो किस चीज के मंत्रालय हैं, और जितने भी बचे वो सभी नरेंद्र मोदी जी के पास है। इसके अलावा आप गृह मंत्री की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, रक्षा मंत्री की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है। और जो आपके राज्य का, उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन चार चार पांच चीजों पर आपने थोड़ी सी नजर फेर लेनी है। ठीक है। इसके अलावा भारत के नवीन गठित 2024 के मंत्रिमंडल की एक लिस्ट बनाइए, उस पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। नजदीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, नजदीकी देश जो भारत की सीमा से लगते हैं उनके मुख्य मुख्य एक अथवा दो नेताओं के बारे में, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो इनके जो मुख्य नेता हैं उनके बारे में जरूर पढ़िए। ठीक है, कि भाई ये किस तरीके से भारत के बारे में सोचते हैं। और सोचना कैसे पता लगेगा, उनके कामों से, कि कोई लगातार जो है अपने जो उनका डिफेंस है उनकी तरफ से भारत देश पर कुछ ना कुछ वो अ, हमला करता रहता है, तो आखिर उनकी सोच क्या है। उनकी सोच है कि भाई चलो इसको परेशान करना है, कश्मीर ले लेना है, इस प्रकार से कोई अपनी तरफ से लाइनें इकट्ठी करनी है। ये जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूँ, और आपको सिर्फ एक संकेत दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है आखिर। मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ ना, मैं कुछ इसमें समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एक अ, दायरा है बहुत ही विशाल है, और ये मेरा विषय भी नहीं है इतना कुछ। तो इसलिए करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी आपकी ही है। और इसके बाद जो हम जो पांडित्य की जो विशेषताएं हैं, यानी कि जो जो वहाँ प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सब पर हम विशेष रूप से विचार करेंगे, उसकी डिटेल्स में हम पढ़ाई करेंगे। इधर सामान्य है ये, सिर्फ आपको ये जानना है, क्राइटेरिया तय करना है, फिर से बोलता हूँ। ठीक है। तो दो नेताओं के बारे में, खासकर पक्ष और विपक्ष के दो नेताओं को पकड़ लीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, और वो नेट पर मिल जाएगा आपको। उनकी सोच का अंदाजा उनके कार्यों से लगाया जाएगा। उनके कार्यों के बारे में बोलेंगे, एक या दो उदाहरण आप दे देंगे, जैसे आपने कहा किसी के बारे में, ये भारत के बारे में इस तरीके से सोचता है, तो आपसे पूछा जा सकता है तत्काल में, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, या ऐसा आपको क्यों लगता है, तो आप उनके किसी कार्य को गिनाएंगे कि जी इसने ऐसे किया था इसलिए हमें लगता है कि ये इसका मित्र है, मतलब भारत देश का मित्र है या शत्रु है, या सहानुभूति रखता है, या इससे हमसे मदद चाहता है, या हमसे द्वेष रखता है, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, और आगे का जो पॉइंट है वो है कि सेना के लगभग सभी पदों की जानकारी आपको होनी चाहिए। कितने पद होते हैं, सभी पद मतलब भाई जितनी रैंक्स हैं उन रैंक के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। नेट से निकालिए,
लिखिए कितने स्टार किसको मिलते हैं, कहाँ तक जाता है, किन किन क्षेत्रों में होते हैं। इसके अलावा जो जो सम्मान मिलते हैं सैनिकों को, उनके बारे में जो विशेष विशेष 4-5 सम्मान है उनके बारे में जरूर याद करिए, क्योंकि वो पूछा जा सकता है कि ऐसा जो चक्र है या परमवीर चक्र है या जो भी कोई सम्मान है वो या पदक है, किस व्यक्ति को दिया जाता है, किस प्रकार के कार्य करने हैं। तो उसके लिए आप एक बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है याद हो जाएगा, कुछ ट्रिक जो है ऐड कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा जल्दी से। कब कौन सा सम्मान मिलता है सैनिकों को या अधिकारियों को, इस पर आप चर्चा करिए, मतलब याद करिए उसे। कौन नेता अथवा राष्ट्र, मतलब किस नेता के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है, ये भी आपको याद किया जाएगा। आपने याद करना है, ठीक है। आगे, अब जो भारत देश में कोई धार्मिक बड़े कार्य हुए हैं, ठीक है, उनकी तिथियां विशेष रूप से याद रखनी है। धार्मिक कार्य, क्योंकि आप धर्म शिक्षक के रूप में जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए धार्मिक कार्यों पर जरूर थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। जैसे राम मंदिर कब बना, इसके इसके जो कार सेवकों ने वो जो ढांचा ढहाया था, वो किस तारीख को या कितने सालों के बाद जो है हमें मतलब इंतजार करना पड़ा, उसके बाद ऐसा हुआ। या अब जो एएसआई द्वारा रिपोर्ट जो दी गई है उस पर क्या मतलब कब दी गई है, या कब ये पता लगा कि जो है वहां नंदी जी हैं, इस प्रकार से चीजों को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 5 धार्मिक मुद्दे और उनके बारे में 10-10 लाइन की, 12-12 लाइन की डिटेल जानकारी, मेन मेन पॉइंट, ठीक है, रख लीजिए। बस इतना करने में कोई मुश्किल नहीं है। आगे, कारण भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उन जो 5 लाइनें उनकी विशेषता और टाइमिंग हो, और फिर कारण भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किसने की, कब हुई, ठीक है, या ज्योतिर्लिंग जो है वो अहिल्याबाई के द्वारा कहते हैं ना कि रखा गया था। तो इस प्रकार से वाराणसी इलाहाबाद का नामकरण कब हुआ, जो मुख्य मुख्य धार्मिक क्षेत्र हैं उनके नाम का, उनका नामकरण या वो किसके द्वारा बसाया गया, ये भी एक बार देख लें तो बेहतर है, ठीक है। या नाम उनका कब बदला गया, योगी जी ने कब बदल दिया प्रयागराज और कब कर दिया उसको पूरा अयोध्या, है ना, आगे बढ़ा करके। और भी कई सारे धार्मिक कार्य, ठीक है। इसके अलावा जो भारत देश के अंदर धार्मिक मतभेद हैं, उनके मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारणों में जैसे एक उदाहरण के लिए भी बात करते हैं कि अभी ताजा ताजा ओवैसी ने एक बयान दिया, असदुद्दीन ने, कि जो है अब हम कोई मस्जिद नहीं देंगे। तो ये इसके बारे में आपके क्या विचार है, ठीक है। तो आप जो उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा उसे कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, उससे क्या होगा, ठीक है, जो हम हमारी चीज है हम वही ले रहे हैं। और उस पर उन्होंने ऐसा विचार रखा कि भाई एक आक्रांता आया है और उसने किसी चीज पे कब्जा कर लिया, यदि उसको छुड़ाया जाए तो गलत नहीं है ना। तो इस प्रकार से इस पर आपके जो विचार होंगे वो आप रखेंगे। इस पर आपका क्या विचार है, और जो एएसआई है उसके द्वारा जो जारी किए गए जो प्रमाण पत्र हैं, या जो गोधरा कांड हुआ था उस पर, और आप ये कब हुआ था, और जो है आपका इस पर क्या विचार है, ठीक है। ये इसकी इसके जो कर्ता लोग हैं उनको किस प्रकार सजा दी जा सकती है, ये थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो कोई ना कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। और 2 से 3 लाइनों में ये चीज होनी चाहिए कि आपको ये भी नॉलेज है, अपने धार्मिक क्षेत्रों में हुई हानियों की नॉलेज है आपको, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ, धार्मिक आधार सही था या गलत, इस पर आपका विचार। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपकी धर्मनिरपेक्षता देखने के लिए आपसे इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं, ताकि आप, यदि आपके अंदर कट्टरता है वो उन्हें दिख जाए। यदि वो कट्टरता दिख जाएगी ना, तो फिर उन्हें वो माइनस करेंगे उसको। हाँ, कट्टरता नहीं बल्कि ज्ञान हर एक चीज का आपके भीतर दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और कट्टर हैं भी, अंदर से पूरी तरीके से कट्टर है। लेकिन इसके लिए हम वहां पर जो इंटरव्यू पैनल है उसके सामने नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और भारतीय सेना के जो मुख्य दिवस हैं कब कब मनाए जाते हैं, क्या कारण है उनका, कौन कौन से होते हैं, कब मनाए जाते हैं, इनके पीछे विशेष कारण है तो वह भी आप याद कर लीजिए। सेना के बारे में जितना जानते रहेंगे, उनके युद्ध, उनके मंत्रियों के बारे में जानेंगे, और इनमें से एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए इन सब के बारे में याद करना आपके लिए कंपलसरी है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, आपसे एक प्रश्न है, मान लीजिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो योगी जी का जो नाम बदलना है वो सही है या गलत, इस पर आपका विचार। ये जनरल नॉलेज से टच होते हुए है, ठीक है।
कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे नॉर्मली प्रश्न पूछा गया किसी आईएएस के इंटरव्यू में कि तत्काल का था, तो पूछा गया कि आप जो एआई और रोबोट है, इन दोनों में क्या फर्क समझते हैं, और आपके हिसाब से जो एआई है वो ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमने रोबोट की भी कुछ मूवी देखी है, जो रोबोट इंसानों पर हावी हो जाते हैं और नुकसान करते हैं। ऐसे एआई भी, अब देखिए एक जो राम जी का एक भजन है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, उसको लता मंगेशकर जी के जाने के बाद भी उनकी सेम टू सेम आवाज में दे दिया गया हमें। किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मदद से। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इससे आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को देखते हैं, या किस तरीके से आप उसकी समझ रखते हैं? अ, वो एक मतलब उनका एक तरीका है ये बात जानने का, ये पूछने का, ये कि आप जनरल नॉलेज आपकी कितनी है ना? वैसे तो वो जो एलॉन मस्क है, उन्होंने कहा कि जो है ये एआई हमारे लिए सबसे घातक हो सकता है एक दिन। और उस पर जो है मूवी बन गई। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा है कि पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ रुख करें तो उत्तराखंड वालों के लिए, तो वो किस तरीके से सोचते हैं? ये प्रश्न उत्तराखंड वालों से हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका जो कट्टर हिंदुत्ववाद का चेहरा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? ठीक है, तो आप भी जानते हैं वो एकदम नियम के तहत काम कर रहे हैं, है ना? और जो चीजें वो बराबर ही, चाहे योगी जी हो चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हो, ये लोग उतना ही हिंदुओं के पक्ष में रहते हैं जितना कि मुसलमानों के लिए भी भला सोचते हैं। और वो जो कोई योजना उसमें कभी कोई मेंशन नहीं होता है, हाँ, लेकिन हमारी जो हम जो व्यक्तिगत जो हमारा हिंदुत्व है वह तो दिखेगा ही दिखेगा। वो किन चीजों में दिखेगा भाई? हम अगर आज तक हम पर उंगली उठाते रहे लोग, हमारे लिए कुछ बोलते रहे, तो हमने कुछ नहीं कहा, चलो जी हम धर्मनिरपेक्ष जी ना। अब वैसा नहीं है। अब हम खुल के बोलते हैं भाई कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब इस चीज को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है उन लोगों को, वो लोग भी ये बात को समझे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई एक आप अपनी तरफ से एक वो तैयार करिए, है ना? ये सब आप नोट डाउन करिए और इन पर एक चिंतन करिए, मनन करिए, और उसके बाद आगे देखते हैं। अध्यात्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं अध्यात्म के बारे में? अध्यात्म है क्या आखिर? ठीक है, अधि आत्मम, अधि माने भीतर, एक उपसर्ग है, और आत्मा मतलब आत्मा के निकट। ठीक है, जो आत्मा के निकट हो और बाहरी रूप से ना दिखाई दे, परंतु अंदरूनी रूप से वो आपके भीतर विद्यमान हो, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, और जो हमारे आचरणों को, जो हमारी सोच को दूर तक ले जाए, और जो हमारे आचरणों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है, वो अध्यात्म है। ठीक है, आचरण कैसे श्रेष्ठ होंगे? आचरण ऐसे श्रेष्ठ होंगे कि मन में शांति होगी। मन शांत होगा तभी तो चिंतन करेगा व्यक्ति। जब चिंतन करेगा तो वो उस व्यापकता को देख पाएगा जो वास्तव में व्यापकता की है। अर्थात ये जो धन ऐश्वर्य इत्यादि है, ये वास्तव में व्यापक नहीं है। ये जो मानव शरीर है, ये तो एक बाहरी भौतिक रूप है इसका, परंतु इसके भीतर एक यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो उसके भीतर जो ब्रह्मांड है जिसका चिंतन अनवरत अ, बढ़ता रहता है, जिसके चिंतन से व्यक्ति का जो दायरा है वो अलौकिक हो जाता है, जिसके अ, अध्यात्म में पड़े हुए व्यक्ति, या जो जिसे कहते हैं कि जो मुक्त व्यक्ति है, जैसे महात्मा बुद्ध, उस प्रकार से, या जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है, वह छोटी से छोटी चीजों पर कंट्रोल कर लेता है। कैसे कंट्रोल कर लेता है? वो क्षिति जल पावक गगन समीरा पे भी कंट्रोल कर लेता है। भाई कैसे? ऐसा तो नहीं मानते। नहीं, जब वो सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा, यानी छोटा होना, बड़ा होना, हल्का हो जाना, तो ये कंट्रोल ही तो है। वो कौन कर पाएगा? वो मुक्त महात्मा साधक जो व्यक्ति होगा, जिसके चिंतन का दायरा इतना अधिक बढ़ गया होगा, यहाँ से बैठे बैठे दूर तक बात कर सकते हैं। आखिर कैसे? वो तरंगों को जो पढ़ सकता है, जो उन तरंगों को कैच कर सकता है, वो है, वही साधक है और वही मुक्त है। ठीक है, चलिए, ये अध्यात्म है। ये मैं अध्यात्म का एक कहीं साइड में पड़ा हुआ छोटी सी बात है। आप इस पर गहरा चिंतन करिए, किसी पुस्तक से पढ़िए, या किसी से पूछिए जो जानकार है, और अध्यात्म के बारे में थोड़ी दो चार पांच लाइनें बेहतर से बेहतर आप इकट्ठा कीजिए, रखिए और याद करिए। गीता का कोई श्लोक सुनाइए, उसका अर्थ कीजिए।
अर्थ करने के लिए थोड़ा सा व्याकरण की तरफ जाइए, यदि नहीं आती है व्याकरण तो कोई बात नहीं, सामान्य रूप से गीता लीजिए, गीता के 4-5 श्लोक अच्छे अच्छे जो देखिए कुछ तो बहुत ही प्रचलित हैं, उनको मैं कहूँगा कि उनको किनारे कर दीजिए, वो तो याद ही होंगे आपको। यदि अ, वो सामान्यतया आप सुनाएंगे तो लगेगा कि ये बस उतने तक ही सीमित होने वाला व्यक्ति है। कुछ ऐसा कुछ ऐसा रखिए, क्षमता कुछ ऐसा रखिए जो थोड़ा सा यूनिक हो, ठीक है। तो ऐसा कोई श्लोक याद करिए और उसका अर्थ करिए, ऐसे 4-5 श्लोक याद कर लीजिए, ठीक है। और उनका अर्थ अर्थ समझ लीजिए। और अर्थ भी सामान्यतया जो श्लोक के नीचे अर्थ लिखा है वो नहीं, आप एक 2-3 गीताएं देखिए कोई अच्छे अनुवादक की, और उसमें कुछ गूढ़ बात जो हो उसको नोट कर लीजिए, उन्हीं 4-5 श्लोकों का सब में एक एक गूढ़ बात ढूंढ लीजिए कि इसे इसमें ये कहा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से अर्थात इसका मतलब ये है कि आपकी समझ संस्कृत के प्रति विकसित है, इसलिए एक कोई ना कोई श्लोक आपसे जरूर पूछा जाएगा जो आपके मन का होगा, और उसमें छिपे हुए तथ्य को जानने का प्रयास किया जाएगा, जो ये आप जब डिस्क्राइब उसको करेंगे तो वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। भागवत में कितने स्कंद हैं, ये सामान्य इस प्रकार के कि भाई भागवत में कितने हैं, रामायण में कितने कांड हैं, ठीक है। और जो वाल्मीकि रामायण है उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, सबसे पुराना काव्य कौन सा है, आदि कवि किसे कहा जाता है, और गीता महाभारत के कौन से पर्व से ली गई, इस प्रकार के प्रश्न भी तैयार करने पड़ेंगे। कुछ जो मुख्य मुख्य जैसे भागवत महापुराण है, महाभारत है, गीता है, रामायण है, और 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 भी बहुत सारे हैं धर्मशास्त्र, हाँ मनुस्मृति है। और तो इस प्रकार की चीजें, क्योंकि देखिए वहां पर ना आरटीजेसीयू का जो पंडित का कर्म है उसमें गीता सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो इसलिए गीता मत भूलिएगा, गीता पर तो आपने अध्ययन करना ही करना है, सभी अध्यायों के नाम आपने जानने हैं, ठीक है। कौन से मतलब कौन से अध्याय का क्या क्या नाम है वो याद करने के साथ साथ मैं तो कहूँगा कि 18 के 18 अध्यायों के एक एक श्लोक याद कर लीजिए, अच्छा, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लेंगे आप तो उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि गीता के प्रति यदि मुझसे कुछ कहेंगे तो ये वाला श्लोक हो गया, चलो दूसरा एक और सुना दीजिए, अब पता चला आप एक ही याद करके गए हैं तो ऐसा मत करिएगा, 2 3 4 5 मतलब अधिक से अधिक याद कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल आगे की क्लासों में गीता भी रहेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, सामान्यतया अभी हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि अध्यात्म की तरफ कितना याद करना, जनरल नॉलेज जो है वो इतना कि भाई अध्याय, नाम, और किसके द्वारा रचित है इत्यादि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। और ये आपका जो कोर्स है इसमें हमने 4 क्लासेस में जो ऊपर का था वो हमने कर लिया, यानी कि जो प्रारंभिक जो प्रश्न होते थे वो हमने कर लिए। अच्छा, जनरल नॉलेज में अधिक से अधिक ये सब होने के साथ साथ एक और वीडियो आएगी जो जनरल नॉलेज के उन प्रश्नों पे होगी जो सामान्यतया पूछे गए हैं अब तक, इससे आपको क्राइटेरिया पता लग जाएगा। और अब हम लोग आगे कल की क्लास में चलेंगे अपने जो जो पंडित हैं, जो पंडित के लिए आरटीजेसीओ पंडित में जिन्होंने भरा है उनके लिए रहेगी क्लासेस। वो क्लासेस कौन सी हैं, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, उसमें हम गीता के नाम पढ़ेंगे, पूजन विधि पढ़ेंगे, विवाह, उपनयन, संस्कार, दिन इत्यादि, सामान्य ज्ञान, सर्वौषधि, पंचपल्लव इत्यादि जो कुछ भी होता है वो सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और जितना कुछ वहां से पूछा जा सकता है, कौन कौन से मंत्र पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से जो विधियां हैं वो पूछी जा सकती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और कल मिलते हैं लाइव। अच्छा हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यम तिवारी जी, और हम उनसे रूबरू कराएंगे आपको, आप उनसे लाइव प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और जो उन्होंने फेस किया है या अन्य किसी जो आरटीजेसीओ हैं पंडित जी, उनसे बात कराएंगे, यानी सत्यम तिवारी जी होंगे और उसके अलावा किसी और दिन किसी और से बात करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि सामान्य रूप से वहाँ कैसा क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए जी, हर हर महादेव। अच्छा सुनिए।